नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था विशेष में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, यानी अमेरिकी ऋण डिफ़ॉल्ट। देखिए, इस घटना के बारे में एक तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो प्रमुख रूप से इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर अमेरिका में ऋण का एक डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उसके प्रमुख रूप से कारण क्या हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह से एक ऋण का डिफ़ॉल्ट वहाँ की सरकार देखती है तो इसका असर दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। खासतौर से अगर हम भारत जैसी एक उभरती अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर स्थितियों पर एक तरह से प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है। तो इसी के अलग अलग जो पक्ष हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अमेरिका में अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट के संदर्भ में स्थितियाँ ये हैं कि माना यह जा रहा है कि जो अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आगामी जो 1 जून है वहाँ की स्थितियों में प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि जो भी एक तरह से अलग अलग प्रकार के भुगतान करने की अमेरिकी सरकार की शक्ति है वो एक तरह से समाप्त हो जाएगी। यानी उनके पास वो संसाधन नहीं होंगे कि वो अलग अलग तरह के भुगतान कर पाएँ। और यही एक तरह से माना जा रहा है कि एक ऋण को लेकर एक जो डिफ़ॉल्ट है वो अमेरिकी सरकार को एक तरह से देखना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मतलब इस तरह की एक घटना के बारे में अनुमान लगाने की स्थिति इससे पहले 2011 में भी हो चुकी है। तो ये पहले 2011 में हो चुका है। उस समय आप देखें तो स्थितियां लगभग बराबर ही थीं, क्योंकि आप देखें अमेरिका में जो राष्ट्रपति इस समय हैं वो एक तरह से डेमोक्रेट हैं, यानी अगर हम जो बाइडेन की बात करें। लेकिन अगर हम अमेरिकी कांग्रेस में देखें तो मेजॉरिटी एक तरह से किन की है, रिपब्लिकन की। और यही 2011 में बराक ओबामा के समय भी था, लेकिन संकट वो एक तरह से हल हो गया था। और उसी तरह की स्थिति फिर आ रही है कि किस तरह से अमेरिका में जो ऋण का डिफ़ॉल्ट है उसको एक तरह से रोका जाए। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट की स्थिति बन रही है तो प्रमुख रूप में इसमें कारण क्या है। क्योंकि जो भी एक तरह से ऋण की अमेरिका सरकार की स्थितियां होती हैं उसमें एक सीलिंग होती है, मतलब एक लिमिट होती है। इसको हम एक तरह से डेट लिमिट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब प्रमुख रूप से ये होता है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो अमेरिकी सरकार के द्वारा जो भी एक तरह से अलग अलग प्रकार के भुगतान किए जाते हैं तो भुगतान करने के लिए उनकी जो उधार लेने की स्थिति है उस पर एक तरह से एक लिमिट होती है। इसी को डेट सीलिंग कहा जाता है। और ये उधार की जो सीमा होती है ये निर्धारित करती है कि अमेरिकी सरकार के द्वारा जो भी अलग अलग व्यय किए जा रहे हैं वो कितने कर सकते हैं। क्योंकि जो भी उनके द्वारा व्यय किया जाएगा उसके लिए उन्हें एक तरह से धन की जो आवश्यकता है वो पड़ती है। और वो उनके अपने संसाधन, जैसे अगर हम टैक्स की बात करें, क्योंकि कोई भी सरकार जो धन के संसाधन प्राप्त करती है तो प्रमुख रूप से कर एक बड़ा साधन रहता है, या गैर कर स्रोत हो सकते हैं, जैसे भारत में भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये पर्याप्त नहीं है तो हमें एक तरह से ऋण प्राप्त करने की जो स्थितियां हैं वो अनुमति मिलनी चाहिए। अमेरिका सरकार को भी यही स्थिति है। तो वहाँ पर जितने भी एक तरह से फेडरल एम्प्लॉई है, मतलब अमेरिकी सरकार के सीधे जो कर्मचारी हैं, सेना की बात करें, लोगों को जो सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, जैसे अगर हम ओल्ड एज में पेंशन की बात करें, साथ साथ मेडिकेयर यानी जो भी एक तरह से स्वास्थ्य बीमा की स्थिति है, ये सारा एक तरह से आप देखें, और साथ में टैक्स पर जो रिफंड दिया जाता है, तो ये सब मिलाकर आप देखें बड़े पैमाने पर जो एक तरह से व्यय है वो अमेरिकी सरकार का बनता है। तो अमेरिकी सरकार इस तरह के व्यय करने के लिए बाजार से ऋण की स्थितियों पर काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। कितना ऋण लिया जा सकता है इसको लेकर लिमिट बनी हुई है। अब वो लिमिट अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि पिछला, यानी अगर हम जनवरी 2023 की बात करें तो ये जनवरी 2023 में ऋण की जो सीमा है वो एक तरह से पार हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ विशेष उपाय किए गए कि जब तक अंतिम उपाय नहीं निकाला जाता है कि क्या समाधान इसका होगा तब तक खर्च किया जाए, उसको मैनेज किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ रही है कि 1 जून को माना जा रहा है कि यह डिफ़ॉल्ट की स्थिति हो सकती है अगर ऋण की सीमा नहीं बढ़ाई गई। क्योंकि अगर हम ऋण की सीमा की बात करें तो ये लगभग 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर माना गया है। और लगभग आप देखें आंकड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक इमेज अमेरिका की स्ट्रीट पर दिख रहा है कि लगभग ये जो ऋण की स्थिति है उसके आसपास अमेरिकी सरकार पहुंच रही है। और ये आंकड़ा अगर पूरा हो जाएगा तो अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा अगर ऋण की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा तो दिक्कत यह है कि ये जो भुगतान है वो करने में अमेरिकी सरकार एक तरह से विफल हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो इसी को हम अमेरिकी सरकार का एक तरह से ऋण को लेकर डिफ़ॉल्ट कहेंगे कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें अगर पेमेंट नहीं होगा तो जो आवश्यक कुछ सेवाएं हैं वो तो मान लीजिए कुछ समय तक बिना पेमेंट के चलती रहेंगी, बिना वेतन के चलती रहेंगी, अन्य सेवाएं रुक सकती हैं। और ये एक बड़ा संकट अमेरिकी सरकार के ऊपर आ सकता है। अब अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो इसके क्राइसिस अगर है तो इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए इसके आर्थिक प्रभाव देखना ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण है।
सामरिक या कह सकते हैं वैश्विक प्रभाव तो ये है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस तरह से डिफॉल्ट करती है तो कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव है उसको लेकर समस्याएं बन सकती हैं। अमेरिका का जो प्रभाव है वो थोड़ा घट सकता है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से चीन आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए स्थितियां थोड़ी कठोर हो जाती हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो शेयर बाजार में सबसे तेजी से गिरावट आएगी। और यहाँ पर मूडीज एनालिटिक्स की तरफ से भविष्यवाणी की गई है कि माना जा रहा है कि लगभग 5वां भाग जो शेयर का है उसमें गिरावट आ सकती है। खासतौर से अगर हम डाउ जोन्स और नैस्डैक, जो बड़े जो एक तरह से सूचकांक है अमेरिका में शेयर बाजार में, उनकी बात करें, और माना जा रहा है कि लगभग एक तरह से 4% अमेरिका की अर्थव्यवस्था उसमें गिरावट आ सकती है। इससे 7 मिलियन लगभग रोजगार पर एक संकट आ सकता है और ये बड़े आर्थिक संकट की स्थिति अमेरिका में बनेगी। तो शेयर बाजार में जब भी एक तरह से क्राइसिस आता है, उसमें गिरावट आती है, आप देखें बॉन्ड बाजार पर इसका एक तरह से असर पड़ता है। और अमेरिका में आप देखें लगभग 46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बॉन्ड का बाजार है। तो अगर मान लीजिए अमेरिका सरकार व्यय नहीं कर पाती है या खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो अमेरिका सरकार की जो ट्रेजरी होती है, आप देखें विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश के रूप में मानी जाती है। भारत सरकार की तरफ से आरबीआई भी बड़े पैमाने पर अमेरिका सरकार की जो ट्रेजरी है उसमें एक तरह से निवेश करती है। तो ये ट्रेजरी एक तरह से, जैसे हम भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, सरकारी बॉन्ड बोलते हैं, वैसे अमेरिका में ट्रेजरी कहा जाता है। तो ये जो ट्रेजरी अमेरिका की है, इनमें अगर हम देखें तो मान लीजिए कि किसी ने $1,00,000 की ट्रेजरी अमेरिका सरकार की खरीदी है, तो मान लीजिए जितने समय के लिए आपने खरीदा, 5 साल 10 साल, तो आपको लगातार इस पर ब्याज मिलता रहता है। तो अमेरिका सरकार अगर ब्याज एक तरह से देने में विफल हो जाती है तो ये जो ट्रेजरी है इसमें जो एक तरह से जोखिम है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं है, अभी तक माना जाता है कि ये जोखिम रहित है, लेकिन अब इसमें जोखिम आ जाएगा। तो भविष्य में यह भी हो सकता है कि अमेरिकी सरकार की ट्रेजरी में जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं निवेश करती हैं वो एक तरह से कमजोर होगा। और माना जा रहा है कि अगर अभी ऐसा डिफॉल्ट होगा तो वर्तमान में जो बॉन्ड है उनमें यह कहा जा रहा है कि उन पर प्रभाव पड़ेगा, और इसीलिए जो नए बॉन्ड आएंगे वहां पर एक तरह से यील्ड रेट वो एक तरह से क्या है, गिर जाएगा, क्योंकि वर्तमान में बॉन्ड के भुगतान करने में एक तरह से अमेरिकी सरकार विफल होगी। तो जो नए एक तरह से बॉन्ड आएंगे वहां पर यह माना जा रहा है कि एक तरह से उनकी जो यील्ड है, यानी हाई यील्ड के कारण आप देखें कि कहीं ना कहीं उसमें गिरावट की स्थिति आएगी। तो वर्तमान में जो एक तरह से ट्रेजरी बॉन्ड है उनके मूल्य नए बॉन्ड पर आप देखें जो आप बेचना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि कोई बॉन्ड अमेरिका सरकार का जहां पर ब्याज नहीं मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए वो नया बॉन्ड जारी करेंगे, पुराने वाले पर आपने ब्याज नहीं दिया था, तो नया वाला आप कैसे बेचेंगे? आप नया वाला तभी बेच सकते हैं जब यहाँ पर आपके द्वारा ब्याज अधिक दिया जाए, और ब्याज अधिक देने का मतलब आप ध्यान रखें कि जो यील्ड रेट है वो एक तरह से इसका बढ़ेगा। तो माना जा रहा है अमेरिकी सरकार का खर्चा बढ़ सकता है नए प्रकार के जो अमेरिकी ट्रेजरी जारी किए जाएंगे, तो ये एक समस्या आ सकती है। और इसी का प्रभाव प्रमुख रूप से ये है कि अमेरिकी सरकार की मानी जा रही है कि जो खर्च करने या उधार लेने की स्थिति है उसमें एक तरह से वृद्धि होगी, और जो भी अमेरिकी ट्रेजरी में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्याज की दरें होती हैं वो पूरे अमेरिका के बाजार में कहीं ना कहीं ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं। तो माना जा रहा है कि अमेरिका में एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में, जैसे मान लीजिए मकान लेने की बात करें या वाहन लेने की बात करें, वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ेंगी और ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सभी अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पर बड़े पैमाने पर निवेश करती हैं, यहाँ से पूंजी भी एक तरह से प्राप्त करती हैं। तो अगर यहाँ पर समस्या आएगी तो ये वैश्विक एक तरह से समस्या के रूप में हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये क्राइसिस अगर आता है, अमेरिकन सरकार ऋण पर डिफॉल्ट करती है, तो एक रिसेशन या मंदी जैसी स्थिति आ सकती है। जैसा आप देखें 2013 में रिपोर्ट आई थी, जो हमने बात किया था कि 2011 में भी ऐसी स्थिति आई थी कि लगभग अमेरिकी सरकार ऋण डिफॉल्ट की स्थिति में पहुंच गई थी बराक ओबामा के समय में। वहां पर कहा जा रहा था कि लगभग 2.4 ट्रिलियन एक तरह से घरेलू संपत्ति अमेरिका में गिरावट आई थी 2011 के संकट के समय। ये अभी अगर हम यहाँ पर आंकड़ा देखें तो माना जा रहा है कि 2008 में जो एक कह सकते हैं महान आर्थिक संकट आ गया था, और ये कारण क्या था कि 2007 में प्रमुख रूप से देखें जो बैंकों में एक तरह से आर्थिक स्थिति खराब हुई थी अमेरिका और यूरोपीय देशों में, उस कारण से 2008 में जो एक आर्थिक मंदी अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखी गई थी, उसी के समान माना जा रहा है कि 6% एक अर्थव्यवस्था में मंदी या गिरावट आ सकती है। आप देखें रूस यूक्रेन का विवाद अभी चल ही रहा है, और उस कारण से अर्थव्यवस्था अभी भी एक तरह से क्या है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है, और कोविड-19 का प्रभाव एक तरह से अभी खत्म भी नहीं हुआ था और रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। तो इन दोनों ने मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला है,
और अगर ये स्थिति होती है कि अमेरिकन सरकार डिफॉल्ट करती है तो ये सारी समस्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी शिफ्ट हो सकती हैं। अब अगर हम भारत पर प्रभाव की बात करें तो अब देखिए, अमेरिकन ट्रेजरी में हम बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित निवेश है। सामान्य तौर पर इसका जो निवेश होता है उसे AAA सुरक्षित रूप में माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम सेबी का एक आंकड़ा देखें जो पिछले नवंबर 2022 में आया था, अगर हम भारत सरकार की तरफ से देखें जो हमने एक तरह से अमेरिका की ट्रेजरी में निवेश करा हुआ है, ये लगभग 221.2 अरब डॉलर का है। और इसमें अगर हम 2021 की तुलना में देखें तो लगभग 1.9% की वृद्धि हुई थी। एक बड़ा आंकड़ा आप देखें हमने निवेश कर रखा है। वैसे अगर हम अमेरिकन ट्रेजरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस तरह की ट्रेजरी जापान के पास है, लगभग 1199.8 अरब डॉलर की। उसके बाद अगर हम देखें चीन के पास है लगभग 971.8 अरब डॉलर। आप लोग हमेशा ये बात सुनते हैं कि चीन या जापान इन्होंने अमेरिका सरकार को उधार एक तरह से दिया है। तो अमेरिका सरकार की जब आप ट्रेजरी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 1000 अरब डॉलर की खरीदी, तो ये पैसा किसको मिलता है? अमेरिका सरकार को। और अमेरिका सरकार उस पर धीरे धीरे ब्याज देती है, जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको मूलधन वापस कर देगी। तो ये अमेरिका सरकार का एक तरह से उधार लेने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर अगर वो ब्याज नहीं देंगे तो ये बॉन्ड पर एक तरह से बड़े पैमाने पर जो निवेश आता है, जैसे जापान ने, चीन ने या भारत ने 220 अरब डॉलर से ज़्यादा खरीदा हुआ, ये नहीं होगा। तो ये हमारे निवेश को लेकर स्थितियों को आगे कमज़ोर करेगा। तो हम सुरक्षित निवेश के रूप में एक साधन देखते हैं, तो हमारे पास ये एक समस्या आएगी। साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, किसी भी देश में आप देखें, दुनिया में लगभग माना जाता है कि जितना विदेशी मुद्रा भंडार है उसका 60% भाग अमेरिकी डॉलर के रूप में है। तो अगर किसी भी तरह से अमेरिका में ऋण डिफॉल्ट होता है तो अमेरिकी सरकार की ये जो डिफॉल्ट की स्थिति है ये डॉलर को कमजोर करेगा, और उस आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार, हम चाहे भारत की बात करें या अन्य देशों की बात करें, वहाँ पर समस्या आ सकती है। और डॉलर का वैश्विक करेंसी के रूप में जो स्वीकारोक्ति है उसमें एक समस्या बन सकती है। तो डॉलर को लेकर जो व्यापारिक स्थितियां हैं या विदेशी मुद्रा भंडार जो इसका रहता है, वहां पर भी समस्याएं आ सकती हैं अगर इस तरह का डिफॉल्ट होता है। इसका कोई समाधान है क्या? इसका एक समाधान बोला जा रहा है जो अमेरिकी संविधान में 14वें एक तरह से संशोधन के रूप में है, जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा है कि वैलिडिटी ऑफ द पब्लिक डेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स शैल नॉट बी क्वेश्चनड। तो यहाँ पर यह है कि अगर 14वें संशोधन को अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से लागू करते हैं तो जो भी ऋण की स्थिति है उस पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठेगा और कांग्रेस में उसे पारित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति लगाते हैं तो माना जा रहा है कि कई तरह की एक संवैधानिक समस्याएं वहां पर आ सकती हैं, या कह सकते हैं कुछ लीगल इश्यूज बढ़ सकते हैं रिपब्लिकन के साथ में। तो समझौते को लेकर बैठक हो और निर्णय हो पाए और ये ऋण लेने को जो स्थिति बन रही है ये सीमा बढ़ाई जा सके, यही एक तरह से अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अगर हम देखें तो एक तरह से सही स्थिति मानी जाएगी। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न को हम देख लेते हैं जो हमने चर्चा किया है, ऋण भुगतान पर सरकार के चूकने के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। पहला, क्रेडिट रेटिंग में सुधार। देखिए, अगर आपके देश में आप जो भी बॉन्ड है उस पर ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी रेटिंग खराब होगी क्योंकि आप जो पेमेंट टाइम पर करना है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो अमेरिकी सरकार अगर ट्रेजरी पर किसी भी तरह का भुगतान नहीं कर पाएगी, इसका मतलब उसकी क्रेडिट रेटिंग सुधरेगी नहीं, डाउन हो जाएगी। तो पहला नहीं हो सकता है। बाजार में उधारी की लागत घटेगी, लागत बढ़ेगी, अभी हमने बात किया था। अगर बॉन्ड बाजार में किसी भी तरह से समस्या आती है तो नए बॉन्ड पर यील्ड रेट बढ़ेगा, उसका प्रभाव ये रहेगा कि अन्य प्रकार के जो लोन हैं जैसे मकान है या मान लीजिए वाहन है, वहाँ पर ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ेंगी। तो उसका प्रभाव क्या है कि उधारी की लागत बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका सरकार जो नए बॉन्ड लाएगी उस पर उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तभी वो ट्रेजरी अमेरिका की बिकेंगी। तो ये लागत को घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा, तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा, निवेशकों के विश्वास का नुकसान। तो ये स्थिति बिल्कुल बनती है कि निवेशकों का एक तरह से जो भरोसा है वो कहने के कमज़ोर होता है क्योंकि आप जो बॉन्ड में निवेश हो रहा है, जो अमेरिकन ट्रेजरी में पैसा लग रहा है, उस पर आप समय पर ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं निवेशकों की स्थिति एक तरह से विश्वास को लेकर कमजोर होगी। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा सही है? केवल 3, यानी उत्तर है हमारा ए। तो आज के हमारे अर्थव्यवस्था विशेष के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगामी जो भी हमारा अर्थव्यवस्था विशेष का अंक होगा उसमें जो भी महत्वपूर्ण आर्थिक घटना होगी, चाहे भारत में हो या वैश्विक स्तर पर, उसकी चर्चा को इसी रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। आप बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी के साथ लगातार इसी रूप में बने रहें। धन्यवाद।